Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. In this video we will discuss about some mathematical tools which is required to explain the physical concept, okay, and it is very necessary for the biology students because that students does not have more information, more knowledge about the mathematics. Okay, so first of all take a relation y equals to fx, where f is a definition or relation between x, okay, and which gives another thing y. ओके हमने यहाँ पर क्या किया है कि आपके पास कोई वेरिएबल है, कोई भी क्वांटिटी है जो एक पर्टिकुलर रिलेशंस के थ्रू कनेक्टेड है, और वो कनेक्ट रिलेशन आपका 2x हो सकता है, 4x हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 2x एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, और उस रिलेशन से आपको एक अनदर वैल्यू मिलती है जिसे हमने वैल्यू समथिंग y कंसिडर किया है, और ये दोनों ही आपकी जो वैल्यूज हैं ये अननोन है यहाँ पर, तो इन अननोन वैल्यूज को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पर ये वेरिएबल्स आपके टू थिंग्स के हैं। ये वेरिएबल आपका हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y इज द, देखिए y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन y, okay, and overall thing is known as function. Y is a function of x. Function means relation, okay. Y has a relation with x, okay, or definition, okay, and function or relation you will discuss in very detail in the case of mathematics, okay. So here this is a function y equals to fx, where we take two variables, first is independent variable and second is dependent variable. If we change the independent variable, then the value of y will be also change, okay, because it depends on x, okay. चलिए, तो यहाँ पर जो आपका y है वो x पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जिस टूल की हम बात करेंगे वो आपका होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करेंगे जो काफ़ी यूज होने वाला है आपकी फिजिक्स में, और मैथमेटिक्स में तो आप बच्चे से काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर देकर चलेंगे, ज़्यादा डीपली आपको यहाँ पर नहीं करना है। आपके कुछ एक दो फॉर्मूला आपके इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड यहाँ पर है, जिन्हें हम यहाँ पर क्या करेंगे इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, और इसका जो कंसेप्ट होगा, फिजिकल मीनिंग होगा, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे जिससे आपको इसे समझने में आसानी हो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जरा देखिए हमारे डेली लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है कि हमें क्या करना है कि जैसे हम इस वेरिएबल को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इस वेरिएबल को चेंज करेंगे तो y की वैल्यू में क्या होगी, चेंजिंग होगी। अब ये y के वैल्यू में x के रेस्पेक्ट में चेंजिंग कितनी है ये हमें कैलकुलेट करनी है। जैसे आप सपोज करिए कि आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो मोशन करते ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। यदि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी कर रही हो तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, आपका एक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा। यदि आपको एक्सीलेशन कैलकुलेट करना है तो आपको चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालनी होगी, ठीक है ना। अब हमें यही कोशिश करनी है कि हम कैसे आपकी वेलोसिटी में चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकाल सकते हैं। देखिए हर प्रॉब्लम में ये चेंजिंग निकालनी इतनी ईजी नहीं होती है विद द हेल्प ऑफ डाटा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एक मैथमेटिकल टूल डेवलप करते हैं जिसकी हेल्प से आप इजीली एनी वेरिएबल्स में चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी मेथड को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे आज वो आपका होगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की हम बात करते हैं, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव of a
function. Okay, means differentiation. Okay, means differentiation. Suppose we have a function y equal to fx like this. Okay, to understand the meaning of the differentiation, first of all we take an example which is very simple. Suppose y equals to 2x is any function. Okay, और हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि y में x के रेस्पेक्ट में कितनी चेंजिंग होने वाली है ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं. अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. आप एक टेबल फॉर्म कर लीजिए. सपोज दिस इज x एंड दिस इज y. ओके, और यहाँ से आप एक काम और करिएगा आगे. चलिए, हमने वैल्यू x के लिए 0, y will becomes 0. If x is 1 then y become 2. If x is 2 then y will become 4. If x is 3 then y will become 6. Okay, find out the change in x and change in y. Now change in x and change in y. Here change in x will be 1, change in x will be 1, change in is 1, change in is 1, and here change in y corresponding to this is 2, and corresponding to this is 2, and corresponding to this is 2. If you will find out the ratio of delta y and delta x will becomes 2 by 1 is 2, 2 by 1 is 2, and 2 by 1 is 2. Overall is constant. Overall is constant, and the change in y with respect to x for each condition is 2. This is the long method to find out the change in y with respect to x. Okay, if this function is very complicated like x cube, sin x and sin 3x etc., then here it is not possible to find out and very difficult to find out the change in y with respect to x. Okay, and also for the continuous variation of x it is very difficult to find out the change in y with respect to x. To remove this problem, we use another concept of mathematics which is known as differentiation, and also we discuss here this concept, okay, in very detail. So consider, अब यहाँ पर आप जरा देखिए, हम कंसिडर करेंगे कि x को हमने चेंज किया x प्लस डेल्टा x में, ठीक है ना, और इसके कारण y आपका जो चेंज हुआ, y चेंज हो गया y प्लस डेल्टा y में. मतलब यदि आप x की जगह x प्लस डेल्टा x पुट करते हैं तो उसके कारण जो y की वैल्यू में जो चेंजिंग आई आपकी वो y प्लस डेल्टा y आपको लास्ट नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी. तो इस कंडीशन में यदि हम अप्लाई करें देन y प्लस डेल्टा y विल बी इक्वल्स टू f x प्लस डेल्टा x. ओके, एंड हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x. डेल्टा y बाई डेल्टा x आपको फाइंड करने के लिए यहाँ से डेल्टा y को आपको सिंप्लीफाई करना होगा. डेल्टा y विल बी इक्वल्स टू f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स. ओके, सॉरी y क्या आएगा y, and y is equal to fx. We can put here the value of y from equation first. Okay, this is first equation and fx. Okay, to find out the change in y with respect to x. Okay, now delta y divided by delta x will be equals to fx plus delta x minus fx divided by delta x. Okay, this is the formula for to find out the change in y with respect to x, which is equal to fx plus delta x minus fx in upon delta x. Okay,
for a continuous variation, suppose any function is changed like that, okay, along this is x and along this is y equals to fs, and here the function f varies continuously with respect to x, okay. For if you want to find out the value here of the change in y with respect to x, what is the method to find out this change in y with respect to x, okay. To simplify this problem we take an example, okay. So देखिए यहाँ पर आपने वेलोसिटी पढ़ा होगा, या एक्सीलरेशन की यदि हम बात करते हैं वेलोसिटी की, आप कर लीजिए। वेलोसिटी आपकी होती है चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आपकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है। जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी आपकी कुछ ना कुछ जरूर होगी। सपोज कर लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट एक्सीलेटेड है, जब आपका ऑब्जेक्ट एक्सीलेटेड होगा तो टाइम टू टाइम, पॉइंट टू पॉइंट उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपकी क्या करेगी, वैरी करेगी। तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, तो लगातार कंटिन्यूसली आपके ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ वैरी कर रही होगी, ठीक है ना। तो सपोज कर लीजिए आपको इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो इस पॉइंट पर आपको यदि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक स्मॉल चेंज इन पोजीशन आपको कैलकुलेट करनी होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आप बताइए, यदि आप एक पॉइंट की बात करें तो पॉइंट का साइज आपका कितना होता है। यदि हम पॉइंट के साइज की बात करें तो पॉइंट का साइज आपका होता है 0। तो यदि हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने पर आपकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर यदि आप अपॉन में 0 वैल्यू यूज़ करेंगे तो वैल्यू 0 यूज़ करने से आपकी जो वैल्यू कम आएगी तो वेलोसिटी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि इस मेथड से हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यदि हम इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या करना होगा, इसका साइज पॉइंट से थोड़ा सा क्या लेना होगा, बड़ा लेना होगा। इसके लिए हम अनदर कंसेप्ट यहाँ पर कंसिडर करते हैं जिसे हम बोलते हैं लिमिट। देखिए लिमिट में आपको डिटेल से जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं इसे स्टार्टिंग यहाँ से डिफरेंशिएशन से की, लिमिट हम अब मैथमेटिक्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, इसका कंसेप्ट यूज़ करना है, आपके लिमिट के बारे में हम बताएंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि यदि आप यहाँ पर ये सपोज कर लीजिए कि इस कंडीशन में ये टाइम एक्सिस है और ये आपकी पोजीशन एक्सिस है, तो उस कंडीशन में आप देखिए यदि आप ये पॉइंट कंसीडर करते हैं तो यहाँ एक एट एन इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी होगी। यदि आप एट एन इंस्टेंट बात करेंगे तो टाइम इंटरवल आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप एट एन इंस्टेंट बात नहीं कर सकते, बट आप जानते हैं कि जो चेंजिंग हो रही है वो कंटिन्यूस है। बट आप जरा देखिए, सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक ये सर्किल है, क्या है ये सर्किल है। आपसे यदि पूछा जाए कि ये बताइए कि क्या इसकी जो सर्किल है जब इस पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो आपका आंसर होगा यस। क्या ये कि स्ट्रेट लाइन है, नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग डायरेक्शन क्या रहती है, फिक्स रहती है। बट जरा यहाँ पर आप कंसिडर कीजिए, यदि मैं इसके साइज को डिक्रीज करता चला जाऊँ, क्या अब आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो आप कहेंगे हो रही है, ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट यदि मैं इसके साइज को और डिक्रीज कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि अब इस कंडीशन में ये एज ए स्ट्रेट लाइन काम कर रहा है। दैट मीन्स इस केस इस पार्ट के लिए हम ये मान सकते हैं कि जो आपकी वेलोसिटी है, जो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, ठीक है ना, डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी इंटरवल में आप किसी क्वांटिटी के वेरिएशन को कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हमें भी क्या करता है कि यहाँ पर एक आपको एक छोटे से छोटा वो इंटरवल कंसीडर करना है जिसमें आप ये कह सके कि उसकी वेलोसिटी आपकी क्या है, एज कांस्टेंट काम कर रही है। तो देखिए आपको यहाँ पर एक स्टेट पार्ट नजर आ रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक वेरिएशन, कंटिन्यूस वेरिएशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ चेंज इन वेरिएशन है, देखिए अनदर वे में चेंज हो रहा है, तो इस इंटरवल को हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं एज ए पॉइंट, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, इस इंटरवल को इतना छोटा करेंगे बट 0 नहीं करेंगे, जिसमें हम ये मान सके कि इस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर जो वैल्यू है वो आपकी सेम है, ठीक है ना। और सिचुएशन आने पर हम इस इंटरवल को 0 पर भी कंप्रेस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे पॉइंट से भी, ठीक है ना, 0 से। तो यहाँ पर देखिए हमने इस इंटरवल को इतना छोटा किया बट 0 नहीं किया, हमने इतना छोटा किया कि ये एज ए पॉइंट काम करेगा बट ये पॉइंट नहीं है। हमने इस इंटरवल को इतना छोटा कर दिया कि ये 0 के बराबर नहीं है बट 0 से ज़्यादा भी नहीं है।
तो इस कंडीशन में इक्वल टू का साइन यूज नहीं कर सकते, हम कहते हैं कि लिमिट, कि ये यहाँ तक जा सकता है, जो भी पॉसिबल मिनिमम वैल्यू होगी ये वहां तक जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं लिमिट, दिस लिमिट गोज टू जीरो, टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पर एक अनदर सिंबल हम यूज करेंगे जिसे हम बोलते हैं लिमिट टेंड्स टू जीरो। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू, यानी कि जीरो की ओर बढ़ रहा है, जहां तक पॉसिबल होगा जीरो के नियर जाएगा, यदि पॉसिबल हुआ तो जीरो के इक्वल भी होगा, लेकिन उस कंडीशन में इक्वल होगा जब आपका फंक्शन वेल डिफाइन हो जाएगा, कोई इनफाइनाइट या अनडिफाइंड वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ठीक है ना, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आगे हम जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनमें से यूज करेंगे। जैसे 10th क्लास में आपको सर्कुलर मोशन पढ़ी होगी, तो उस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए भी मुझे कंसेप्ट यूज करना होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस डेल्टा एक्स को जीरो से ज्यादा भी कंसीडर नहीं किया, बट जीरो भी कंसीडर नहीं किया, जो भी पॉसिबल मिनिमम वैल्यू होगी हम इस फंक्शन में ये पुट करेंगे। तो आप देखिए क्या मिलेगा आपको, इम्प्लाइज दैट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा x. Now this thing is represented by a special symbol which is known as differential coefficient. Okay, remember this overall function, this is defined as dy by dx, dy by dx. Okay, dy by dx. Okay, but accurate pronunciation of this is dx of y, ddx of y, because ddx is the combined form as an operator. Okay, not delta y divided by delta x. Okay, here dy is not a numerator and dx is not a denominator. Okay, ddx is overall a term or an operator. Okay, which is equal to limit delta x tends to 0 fx plus delta x minus fx divided by delta x. Okay, in case of mathematics, if the change in x is very small, then it is denoted by h. It is denoted by h. Change in x in mathematics is denoted by h, and change in y in mathematics is denoted by k. Remember this point also, and so we can replace delta x by h. Sorry, because light has gone. Come back again, and now dy by dx is equal to limit delta x tends to 0 fx plus delta x minus fx delta x, and delta x is denoted by or replaced by h. Then dy by dx will be equals to limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h. This is the formula to find out the change in y with respect to x for a continuous variation in y with respect to x, which is known as differential coefficient of y with respect to x, and it is the first method of
the calculus, which is very useful to calculate in variation in y with respect to x, which is given by first Newton's, which is very useful for physics and to find out in another phenomena. Okay, please note down in your notebook or all these things. Okay, and after that we will discuss the physical meaning or the geometrical interpretation of the differential coefficient of y with respect to x. Okay, so now first of all I will try to find out the differential coefficient of a function of x like x to the power n, because this we will use in your derivations. Okay, तो हम सिर्फ एक प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो प्रॉब्लम आपकी होगी x to the power n एज एन एग्जाम्पल. देखते हैं क्या निकल कर आता है आपका और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं. चलिए स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं. y equals to x to the power n. Then find out the differential coefficient of y with respect to x or change in y with respect to x. For this we take dy by dx, since dy by dx equals to limit h tends to 0 fx plus h minus fx is divided by h, where fx is, since y equals to fx equals to x to the power n, so implies that fx plus h will be equals to x plus h to the power n, because x replaced by x plus h, so it becomes x plus h to the power n. Now implies that dy by dx will be equals to limit h tends to 0 x plus h to the power n minus x to the power n divided by h. Okay, if we put value h equals to 0 here, then it will become 0 by 0, which is indeterminate form. Okay, so first of all we remove the indeterminacy by using some concept of mathematics, and the second thing is very important for the physics, so remember also this point here. I will discuss here. A plus b to the power n, this is known as binomial expansion. This is known as binomial expansion for any type of power. For any type of power, we take 1 plus x to the power n. Remember, here will be 1. Okay, and x will be less than 1. Okay, for this formula. Okay, for any type of integer n, then this will be equals to 1 plus nx plus n minus 1 by 2 factorial 2. Okay, x to the power 2 plus n minus 1 n minus 2 divided by factorial 3 into x to the power 3 and plus up to infinity. ओके, तो यहाँ तक करने के बाद यहाँ पर आपको एक अनदर थिंग और सामने आई होगी जिसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल. क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल. देखिए फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, ये भी एक मैथमेटिकल सिंबल है, टूल है. ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है. कैसे?
यदि आपने यहाँ पर फैक्टोरियल 2 पुट किया तो 2 का मतलब होगा कि आप इसकी मल्टीप्लाई अप टू 1 तक करोगे, 2 इंटू 1। यदि आपने फैक्टोरियल 3 लिखा तो इसका मतलब होगा कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। सिमिलरली यदि आप फैक्टोरियल 5 की बात करेंगे तो फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो आपका जो भी नंबर फैक्टोरियल के अंदर लिखा हुआ है उसे आपको वहां से स्टार्ट करके 1 तक आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तब आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। जनरली हम जो यहाँ फॉर्मूला यूज करते हैं फिजिक्स में, इसकी हमें इनिशियल 2 या 3 टर्म्स की ही रिक्वायरमेंट होती है और ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज करते हैं इस फॉर्मूले को और देखते हैं क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर यूज कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर जैसे हम इसे यूज करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स को जो वैल्यू मिली थी वो कितना मिला था 2, और देखते हैं कि आपको ये 2 ही वैल्यू मिलेगी। तो ट्राई जरा याद रखिएगा इस प्रॉब्लम को, y इक्वल्स टू 2x। ठीक है ना। चलिए अब ये वैल्यू पुट कीजिए तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको मैंने बताया था लिमिट का मतलब होता है कि ये जो लिखा हुआ है ये आपका 0 तक जाएगा। ये 0 के बराबर भी हो सकता है यदि पॉसिबल हुआ। यदि आपका फंक्शन डिफाइन हो गया तो आप h इक्वल टू 0 भी कंसीडर करेंगे। यदि डिफाइन नहीं है तो ये 0 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा हो सकता है। चलिए आप पुट करिए ये वैल्यू यहाँ पर x प्लस एच टू दी पावर n, बट इसके लिए आपको यहाँ पर 1 की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए यहाँ पर आप क्या कीजिए x को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर आप जब x को कॉमन लेंगे तो x टू दी पावर n हो जाएगी 1 प्लस एच बाई, यहाँ पर आपका x टू दी पावर क्या होगा n माइनस एक्स टू दी पावर n एंड डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा h। अब आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर x टू दी पावर n आपका ये हो गया। इसे बाहर ले लीजिए और h यहाँ पर हो जाएगा, तो अंदर आपको मिलेगा 1 प्लस एच अपॉन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये आपका सिंप्लीफाई फॉर्म हो गई। ये विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x टू दी पावर n डिवाइडेड बाय h, divided by h, this is h। okay, after expansion of this binomial term, okay, this becomes 1 plus n into h by x, okay, and plus n into n minus 1 divided by factorial 2, okay, into h by x to the whole square up to infinity and so on, and after that here minus 1, okay, and 1 is cancelled out by 1, okay। After this limit h tends to 0 x to the power n divided by h and small n h by x plus n into n minus 1 divided by factor 2 into h by x to the whole square प्लस अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो अब आप क्या करिएगा, इस h से आप इसे और आगे डिवाइड कर दीजिएगा, तो आप देखते हैं कि क्या टर्म आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको x टू दी पावर n, h से h आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, n बाई एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड h बाई एक्स टू दी पावर 2 प्लस अप टू इन्फिनिटी। क्लियर है ना। अब आप जरा देखिए h की वैल्यू पुट करने की कोशिश कीजिए, तो h आप इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 आफ्टर सेकंड टर्म, इसके बाद भी जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें h स्क्वायर होगा वो भी 0 होगी, फिर h टू दी पावर 3 होगी वो भी 0 होगी। तो आफ्टर दिस टर्म ऑल टर्म्स विल बिकम्स 0, आपको 0 प्राप्त हो जाएंगी। तो आपको सिर्फ एक टर्म मिलेगी और वो क्या होगा, x टू दी पावर n, n बाई एक्स प्लस 0 प्लस 0, ओके, एंड दिस विल बिकम n into x to the power n minus 1। That means the change in y with respect to f of this function of like this function will be equals to nx to the power n minus 1। तो आपको क्या करना है कि यदि आपका कोई फंक्शन इस टाइप का मिलता है और ऐसे फंक्शन की चेंजिंग आपको x के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि जो पावर होगी वो शुरू में आ जाएगी और उस फंक्शन की और उस वेरिएबल की एक पावर क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ये आपका फॉर्मूला हो गया इस टाइप के फंक्शंस की चेंजिंग को फाइंड करने का। ठीक है ना।
तो हम अपने इस मेथड के बेस पर कुछ फॉर्मूले कुछ अलजेब्रिक फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला फॉर्म करते हैं और उन फॉर्मूलाज को कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। अप्लाई करते हैं यहाँ पर y = 2x के लिए। तो y = 2x के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलता है। वहाँ पर आपने एक टेबुलर फॉर्म से फाइंड आउट किया था चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, तो आपको 2 वैल्यू मिली थी। आप जरा यहाँ पर देखते हैं क्या वैल्यू मिलेगी। आपको फाइंड आउट करना है y = 2x में, तो चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x आपको dy/dx लेना होगा। तो इसके लिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर आप देखिएगा dy/dx का हमने ऑपरेशन यूज किया। आप यहाँ लिखेंगे d dx ऑफ 2x। ठीक है ना। अब आप जरा यहाँ पर देखिए एक एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए कि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आया है, देखिए कांस्टेंट पर x के रेस्पेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम कांस्टेंट को क्या ले लेते हैं, यहाँ पर बाहर ले लेते हैं। ठीक है ना। तो d dx आपका क्या हो जाएगा ऑफ x की पावर यहाँ पर कितनी है 1। अब आप अप्लाई कीजिए कंडीशन, तो कंडीशन अप्लाई करेंगे तो पावर शुरू में आ जाएगी और एक पावर आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से आपको मिलेगा x⁴ और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 2। तो आप बताइए इस मेथड से जो आपने कैलकुलेट किया वो कितना आया, 2 आया। और यहाँ पे जो आपने बाय टेबल से आपने जो फाइंड आउट किया था गिवन डाटा से, वो भी कितना आया था 2। तो वो एक सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए तो आपके लिए इजी हो जाता है, बट जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। सपोज कर लीजिए आपको क्यूब रूट ऑफ x के लिए आपको फाइंड आउट करना है, तो उस कंडीशन में आपको जो उसकी कैलकुलेशन है, जो आपको डाटा है वो फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट इस कंडीशन में आपको उसका जो वेरिएशन है, वो जो चेंज इन y है विद रेस्पेक्ट टू से कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। डायरेक्टली आप एक जनरल फॉर्मूला इससे क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट to simplify and most of the problems of the physics. Okay, so come here for the next topic, okay, which is the geometrical interpretation of the differential coefficient. Okay, geometrical interpretation of the differential coefficient. Today's lecture is very long. Okay, second thing is geometrical interpretation of the derivative or differential coefficient of any function. ओके, लेट कर लीजिए, सपोज लेट y = fx, देन dy/dx will be equals to d dx of fx. ओके, अब करना क्या है कि इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको करनी है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। और ये आप जानते हैं जनरली कि ये आपका क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx एंड डिवाइडेड बाय h. ओके, एंड h इज नथिंग बट डेल्टा x टेंड्स टू 0 fx plus delta x minus fx and divided by delta x. Okay, now we draw a graph geometrically. Suppose this is x axis and this is y equal to fx axis. Now we draw a graph between x and f. Suppose this graph is like that, then we take a value of x here. Suppose this is x1 x and this is x plus delta x, and here the value of f y is fx, and here the value of y is fx plus delta x. Okay, then
see here, this is the base of this triangle and this is the height of this triangle, and this side we can consider a straight line for a small variation delta x tends to 0. So this will be equals to delta x and this will becomes fx plus delta x minus fx. Then what is the slope? Then what is the slope? Slope is defined as, then slope of curve, slope of curve will be equals to m equals to tan theta, and tan theta is equal to perpendicular upon base, and this is the angle theta. Okay, and perpendicular is fx plus delta x minus fx divided by delta x. Okay, okay. So at any point it represents the slope which is equal to this, which is equal to this thing, which is equal to this thing, and which is represented, which can represent at any point, at any point slope of the curve m will be equals to limit x tends to delta x tends to 0 fx plus delta x minus fx divided by delta x. Okay, then from equation this first dy by dx represent the slope of the अब आप देखिए इस पॉइंट पर स्लोप को शो करता है ना, और इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो किसका होगा? ये कर्व तो आपका कर्व टाइप है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है आपका कंटिन्यूअसली, तो यहाँ पर ये जो कर्व आपका स्लोप होगा, ये क्या हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की ना इस तरीके से, ये एज ए टेंजेंट की तरह काम कर रही है। इसकी किसकी तरह काम कर रही है? यहाँ पर टेंजेंट। देखिए टेंजेंट का स्लोप होगा ना इसकी, यहाँ पर ये किसका स्लोप होगा? टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट at that point of the curve, which is very useful, which we will discuss in mathematics. And if you want to know about this, please comment. I will try to make another video on this topic. Okay, so this is the first part of the calculus, and second part is the integration, which we will discuss in the second video. Okay, thank you for watching this video. Please subscribe my YouTube channel and share in your friend circles. Okay, thank you.